भारत खालिस्तानियों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। 5 और 6 अक्टूबर को रो, आईबी और एटीएस की बैठक होनी है और जिसमें सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर इस बात को तय करेंगी कि खालिस्तानियों पर किस तरह से एक्शन किया जाए और खालिस्तानियों को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। नमस्कार, मैं आपके साथ निशि भाटिया। मोदी सरकार ने खालिस्तान समस्या को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है। भारत के इतिहास में मोदी सरकार पहली सरकार है जो खालिस्तान समस्या के प्रति बेहद गंभीर नजर आ रही है। इस सरकार ने खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। मोदी सरकार कड़े कदम उठाने की योजना पर काम कर रही है। मोदी सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ दो तरफा हमला करने की योजना भी बना रही है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रो आईबी की बैठक हुई। इस बैठक में खालिस्तानी आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति पर चर्चा हुई। कनाडा सहित कई देशों में सक्रिय खालिस्तानियों की कमर तोड़ने के उपायों पर चर्चा हुई। इसके तहत खालिस्तानी समर्थक गुरबंत सिंह पन्नू सहित सभी खालिस्तानी समर्थकों आतंकवादियों की ओवरसीज सिटीजनशिप को भी खत्म किया जा सकता है। सरकार इन लोगों की भारत में मौजूद संपत्तियों को पहले ही जब्त कर चुकी है। अब सरकार इन लोगों की भारत में एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसे लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप दी जाती है जो किसी दूसरे देश में बस गए हों लेकिन भारत में पैदा हुए हैं। ऐसे लोग कभी भी स्वदेश लौट सकते हैं, लेकिन सरकार अब खालिस्तानियों को ये रियायत खत्म करने जा रही है। सरकार ने इनके साथ जांच एजेंसियों को खालिस्तानियों की भारत में मौजूद संपत्तियों का पता लगाने को भी कहा है। इससे साफ है कि आने वाले समय में खालिस्तानी समर्थकों आतंकवादियों की कुछ और संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। तो वहीं भारत के कड़े तेवरों को देखते हुए कनाडा सरकार ने भारत के प्रति नरम रुख अपना लिया है। कनाडा के एक गुरुद्वारे में भारतीय राजनयिकों की हत्या के अपील वाले पोस्टर हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही कनाडा सरकार ने भारत के साथ संबंधों को अहम बताया कि खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच जारी रखने तक उनका देश इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। मोदी सरकार ने खालिस्तानियों के खिलाफ जिस तरह कड़े कदम उठाने की बात कही है, उससे साफ है कि सरकार खालिस्तानी समस्या को गंभीरता से ले रही है। सरकार के इन कदमों से जहां खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों की कमर टूटेगी, तो वहीं इससे जुड़ने वाले युवाओं के मनोबल भी टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं AMB नेटवर्क। लगातार खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए अब भारत भी एक्शन मोड में आ चुका है। लगातार खालिस्तानी आतंकवादी हर हथकंडे को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन इसके पीछे जो खालिस्तानी आतंकवाद है उसको किस तरीके से भारत को खत्म करना है, उसके लिए NIA, IB और ATS और इसके अलावा तमाम जो खुफिया एजेंसी है भारत की, वो इस पर काम कर रही है। इसी पर आज खास चर्चा होने वाली है और इसी के साथ हमारे साथ कुछ अहम मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, खालिस्तानियों को लेकर जो हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वेद भीषण पूर्व ACP हैं, निपुण आलम बयान फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर BS निगम पूर्व राजदूत हैं हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का स्वागत है। निपुण जी, सबसे पहले सवाल आपसे है कि भारत अब जो एक्शन लेने जा रहा है, भारत की तमाम एजेंसियां एक साथ बैठक करने जा रही हैं 5 और 6 अक्टूबर को, तो यानी कि जितनी बड़ी बैठक उतने बड़े प्लान और उतना बड़ा एक्शन। बिल्कुल, देखिए अब ये सिर्फ बात करें, सिंपल सी बात है कि जो खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं
अगर उनका हम भारत से कनेक्टिविटी खत्म कर दें, और कनेक्टिविटी खत्म करने का बहुत पीआईओ कार्ड और एक ओसीआई कार्ड, ये सब प्रवासी भारतीय को दिया जाता था। लेकिन 2015 से क्या हुआ कि ओसीआई क्यों नहीं कर दिया गया, पीआईओ और ओसीआई एक कर दिया गया। भारत सरकार की सिंपल सी नीति है कि भाई आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो भारत में आकर आप लोगों को भड़काते हैं, युवाओं को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करने का प्रयास करते हैं, अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं माइंड वॉश करने का प्रयास करते हैं, वो कनेक्टिविटी खत्म कर दी जाए। दूसरा क्या है कि ये वही रणनीति है जिस प्रकार की रणनीति पाकिस्तान के साथ अपनाई गई। पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करने की एक नीति अपनाई, दूसरा उसको एक तरह से इकोनॉमिकली क्राइसिस उसके यहाँ पर क्रिएट करने की हमने पॉलिसी अपनाई। आप देखते हैं जो FATF में उसको डलवाया पाकिस्तान को, उसको डलवाने के बाद में जब से गया तब से जो आतंकवादियों को कश्मीर में जो फंडिंग हुआ करती थी, जो स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, वो सब होनी बंद हो गई। तो उसी पॉलिसी के तहत ही भारत सरकार ने, जैसा आपने देखा, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको लीज कर लिया गया, उसको जब्त कर लिया गया। ऐसी सबको लिस्टिंग करके जो करीब 43 आतंकवादी हैं, यानी जो खालिस्तानी है, जो भारत में कहीं ना कहीं किसी तरह से डिस्प्यूट क्रिएट करते थे, भारत में इश्यू क्रिएट करते थे। और मुझे लगता है कि केवल यहीं तक सीमित भारत सरकार नहीं रहेगी, बल्कि विदेशों में भी जहां जहां हमारे अच्छे संबंध हैं, जिनके साथ हमारे एक्सट्राडिशन सिस्टम है, उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि उनकी भी प्रॉपर्टी वहां पर भी लीज कराई जाए। तो ये एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं इसको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रूप में देखता हूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेदभूषण जी, अब जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है और जिस एक्शन की तैयारी भारत कर रहा है, अब ऐसे में दूसरी तरफ अगर कनाडा में देखा जाए तो कनाडा में भी ट्रूडो की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो अब ऐसे में क्या नरम पड़ेंगे ट्रूडो? देखिए राणा साहब, इस सारा खेल जो है कनाडा से ही शुरू हुआ। जस्टिन ट्रूडो ने ही इस प्रोवोक किया इंडिया को, और अब इंडिया ने अपनी पूरी कमर कस ली है। 24 घंटे में 48 मारी गए, सर्जरी शुरू हो चुकी है। इस देश के इतिहास में पहली बार देश के गृह मंत्री उस स्टेट के अंदर जहां पर ये सारा मामला उलझा हुआ है खुद जा रहे हैं। उनके साथ तमाम NIA, ATS और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तमाम अमला वहां पर कल मीटिंग के लिए जा रहा है। ऐसी जानकारी है। तो उम्मीद ये है कि शायद बहुत सारे एक्शन अभी अवेटेड है, इंतजार के अंदर है। वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए जी। तो ये जो भेदी पंजाब में बैठे हुए, दूसरे जो हरियाणा के अंदर बैठे हुए जो कनाडा से कनेक्टेड है, उनको कैसे आर्थिक चोट पहुंचाई जाए और कैसे उनके कनेक्शंस को कनाडा से परमानेंटली खत्म कर दिया जाए, जिससे कि समस्या का हल निकल पाएगा और निकलेगा जरूर। ये कहा जाता है जब कोई अंग सड़ जाता है तो उसको बॉडी से काटना पड़ता है। हाँ। तो समय आ गया है, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था, सालों से इंतजार था। जिस तरह से कनाडा से समाचार आ रहे थे, केन इंडिया करके मूवमेंट चलाए जा रहे थे, टैब्लू निकाले जा रहे थे, तमाम तरह के मंदिरों पर अटैक हो रहे थे, ना केवल कनाडा के अंदर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तमाम जगह हिंदुओं के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। ये यहां तक कहा जा रहा था पन्नू जैसे जो आतंकवादी है या लॉरेंस बिश्नोई, ये तमाम ये बेसिकली क्रिमिनल है, ये कोई देशभक्त नहीं है। देशभक्त थे शहीद सरदार भगत सिंह, उनको हम देशभक्त मानते हैं। ये कोई देशभक्त नहीं है, देश विरोधी है, गद्दार है, जो यहां से भागे हुए हैं। अब राणा साहब, इनको जमीन, ये शायद हिंदुस्तान की जमीन दोबारा मुयस्सर नहीं हो पाएगी। इस जो तैयारियां सरकार ने की है, जो आदेश जारी किए हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, उनको अब इंडिया लौटना नामुमकिन है। और इसी क्रम में जो अब मीटिंग हो रही है, जिस पर एक बहुत बड़ा प्रहार करने जा रही है सरकार, करने जा रही है, और अचूक प्रहार होगा, क्योंकि कनाडा ने आग तो लगा दी। जस्टिन ट्रूडो ने प्रेसिडेंट सूट उनको दिया गया, कि इज्जत दी गई, परंतु वो एक आम कमरे में जाना ज्यादा बेहतर समझा। बदकिस्मती से उनका जहाज भी उनके साथ नहीं दे रहा। हाँ। तो अब उनका समय आ गया है, क्योंकि अब उनके पास में मजबूरी है कि उनको इन उग्रवादियों का साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब उनको गधा तो नहीं कहा जा सकता, देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े कंट्री के प्रधानमंत्री हैं, पर ये जरूर है उन्होंने जो इस समय के ऊपर, गलत समय पर उन्होंने जो चुना है, वो उनको बहुत भारी पड़ेगा। इस तरह के संकेत
कनाडा से तमाम एजेंसी दे रही है। वहां के हिंदू बड़े शुद्ध हैं और इवन जो सिख कम्युनिटी है अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। उन्होंने बड़े कुर्बानियां दी है पंजाब को बनाने के लिए। हिंदुस्तान की आजादी में सिखों का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत मामूली, मैं परसेंटेज काउंट करूं तो कुछ पॉइंट के अंदर इस तरह के लोग हैं। निगम जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी अब कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी अब और भी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, तो क्या इसके पीछे चाइना और अमेरिका की कोई बहुत बड़ी साजिश है? देखिए, जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, सबसे नजदीकी दुश्मन पाकिस्तान है। आईएसआई लगातार इन लोगों को फंडिंग कर रहा है, इनको पैसे दे रहा है। तभी मैंने बोला था कि इनके आर्थिक जो पर है वो काटने की तैयारी सरकार ने कर ली है। उस क्रम के अंदर उनके तमाम बैंक अकाउंट्स खगाले जा रहे हैं, उनको सीज कर दिया जाएगा। उनके जो इंडिया में आका बैठे हुए हैं, जो उनको फंडिंग कर रहे हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, मॉरल रूप से सपोर्ट करते हैं, आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं, कनाडा अक्सर आते हैं जाते हैं। तमाम लिस्ट तैयार हो रही है और उनके ऊपर एक्शन की तैयारी सारे डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। हाँ। तो अभी आने वाले टाइम में और बहुत सारी चीजें निकल कर आने जाने वाली है। जो कनाडा ने अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू की थी कि सिखों को खुश करके इंडिया के सिख भी खुश हो जाएंगे, इंडिया आकर यदि हम उनकी बात करेंगे, और कनाडा के सिख तो खुश हो ही जाएंगे। तो कहते ना माया मिली ना राम, तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। हाँ ठीक, बिल्कुल। निगम जी, क्या अब यूं समझा जाए कि भारत के पास यही एक आखिरी रास्ता है जब वो खालिस्तानियों पर या उनको नेस्ते नाबूद करने के लिए ओवरसीज सिटीजनशिप तक समाप्त करने की बात करने लगे? देखिए, मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। ये आप याद कीजिए 1984 से पहले का जो वातावरण देश में बना हुआ था, किसी बस में अगर एक ही व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ मिल गया तो पूरी बस को उतार करके बहुत वहां बेइज्जती की जाती थी। ये दिल्ली में होता था। हाँ। और चूंकि कनाडा और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट है कि वो बिना वीजा के आ जा सकते हैं, इसलिए खालिस्तानी जो वहां नागरिक बन चुके हैं वो बराबर वहां आते जाते हैं। और मैंने खुद वहां रहकर के ये देखा है, वहां के गुरुद्वारों में लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट 1984 मैसेकर। तो दैट मीन्स कि वो वहां जो कुछ भी हो रहा है दोनों देशों में, वो एक मिली भगत है जी। अच्छा, रही बात चाइना के रोल की, तो चाइना अगर इतना नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये भारत के पास में एक वक्त है, और जो मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, मैं बुरी तरह से सहमत हूँ। और मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके पिताजी भी कनाडा के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने एक चीज शुरू की थी। खालिस्तान के जनक माने जाते हैं वो। खालिस्तान आंदोलन को उन्होंने वहां पैदा किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने खालिस्तान नाम के एक राष्ट्र को अपने जमीन से उनकी वीजा पासपोर्ट जारी किया, करेंसी जारी की, राष्ट्रीय झंडा जारी किया और पूरी दुनिया में उसका प्रचार किया। तो ये जो ट्रूडो साहब हैं, ये उन्हीं की लीगेसी के मालिक हैं, और ये वही कार्यक्रम कर रहे हैं जो इनके पिताजी ने की हुई है। और ध्यान रखिए, ये अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए जब G20 की मीटिंग में आए तो इनके सूट जो था और इनके बेटे का सूट बिल्कुल एक जैसे था। ये मैसेज होता है किसी बड़े गैदरिंग के अंदर, ये मैसेज दिया जाता है कि आप अगली पीढ़ी को क्या सोच रहे हैं। कोई भी दूसरे देशों का जो प्रतिनिधित्व लोग करने के लिए आए, वो अपने साथ में इस तरह के भविष्य के लोग लेकर नहीं आए, लेकिन ट्रूडो साहब अपने बेटे को लेकर के आए। ये बता रहा है कि मीडिया में उसको खास जगह नहीं मिली, 2-4 सिग्नेचरी व्यूज के अलावा। तो इसलिए ये जो हमारी भारत सरकार कर रही है, एकदम राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया जा रहा है। इसमें क्या बड़ा होने जा रहा है ये तो अभी थोड़ा सीक्रेट है, क्योंकि वो हम तक नहीं पहुंच पाता है अभी। लेकिन जो चीजें बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत आती हैं, उनमें एक ये है कि इनकी जो दोहरी नागरिकता है, पहले आप उसको खत्म कीजिए। और जो एक लिबरल पॉलिसी हमने अब तक अपनाई हुई थी कि ये आना जाना ऐसे रहा था जैसे कि हम अपने देश में जा रहे हों, और पूरे
अभी जो खतरा बना हुआ है हमारे ऊपर, हमारे इंडियन एयरलाइंस के ऊपर खतरा बना हुआ है, हमारे नागरिकों को जो वहां पर रह रहे हैं, हमारे इतने विद्यार्थी वहां पर रह रहे हैं, उनके ऊपर खतरा बना हुआ है। इसके लिए भारत सरकार की जो मीटिंग हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही मीटिंग है और हमें इसके अच्छे परिणाम देखने के लिए आशा करनी चाहिए। बिल्कुल निगम जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं राइट टाइम पे राइट डिसीजन की आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन 1984 में WSO द्वारा जो वहां के संस्थापक थे उन्होंने खुलेआम 50,000 हिंदुओं को जान से मार देने की तब भी धमकी दी थी, तब भी खालिस्तान की मांग लगातार जारी थी, लेकिन तमाम सरकारें आई गई और इसी वक्त राइट टाइम राइट डिसीजन क्यों लिया जा रहा है? इससे पहले तक सरकार लोग क्या कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है पहले की सरकारों ने नहीं किया, मैं ये बात स्वीकार नहीं करूंगा। आपको याद हो कि 1984 के पहले जो गिल साहब थे, KPS गिल, वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल थे पुलिस के, उन्होंने जिस तरह से वहां पुलिस को खत्म किया था खालिस्तानी आतंकवादियों को, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल थी, समझिए। तो ऐसा नहीं कि पहले काम नहीं हुआ, काम हुआ, उनकी सरकारें थी, लेकिन खालिस्तान आंदोलन लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रिवाइव किया है अफगानिस्तान के माध्यम से और चाइना के माध्यम से, और निशाना बनाया है उन्होंने कनाडा। ठीक, कनाडा इसमें पीछेगा और कनाडा बहुत बड़ा अपना नुकसान उठाने वाला है। ठीक। निपुण जी, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह की पूरी स्थितियों को हम समझ रहे हैं, अगर उनको और देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय नेता ट्रूडो वहां होते हैं, उसके बाद देखते ही देखते वो एकदम बैकफुट पर चले जाते हैं, खालिस्तानी जैसा मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब उनसे वहां की मीडिया सवाल करती है तो वो सवालों के जवाब तक नहीं दे पाते, तो एकदम बैकफुट पर चले गए हैं वो। तो देखिए क्या था, ट्रूडो साहब की जो बातें थी वो पहले से ही उनका लोकप्रिय नेता थे जब पहले थे, लेकिन लगातार हम देखें जब से NDP से उनका गठबंधन हुआ तो बहुत सारे मुद्दों पर, और आपको याद होगा जब लास्ट ईयर G20 की समिट थी और चाइना के प्रेसिडेंट से उनकी मीटिंग हुई थी, तब चाइना के प्रेसिडेंट ने उनको काफी अच्छा लगा था, वो वीडियो काफी वायरल भी हुई थी। तो चीन के साथ भी बात हो, भारत के साथ भी बात हो, आप भारत के साथ उनकी अगर पहली विजिट भी देखें, जब भी भारत वो आए ट्रूडो साहब, तो बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं कि हमने बहुत ग्रैंड वेलकम दिया हो। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको आपको कनाडा की एक इंटरनल पॉलिटिक्स बताना चाहूंगा। कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए वहां पर हम देखें तो वहां का जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस है, एक हाउस है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है सीनेट। हाउस ऑफ कॉमन्स की जो सीटें हैं वो 338 है। जब ये पार्टी ट्रूडो साहब की जीत कर आती है तो इसके पास में इतने नंबर नहीं थे, 158 नंबर्स के पास केवल थे, लेकिन सरकार बनाने के लिए चाहिए थी ज्यादा सीटें, 178। तो तब ये NDP से क्या लेते हैं, गठबंधन बनाते हैं और अपनी सरकार को बनाते हैं। और NDP के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। NDP में क्या हुआ कि 2017 में NDP के जो अध्यक्ष बनते हैं, यानी कि इसके जो चेयरपर्सन बनते हैं, वो बनते हैं जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह जो है प्रो खालिस्तानी है। तो मामला 2017 से बिगड़ना शुरू हुआ जब वहां की ओरंटियो, जो कनाडा के 10 प्रोविंस हैं उसका एक प्रोविंस है ओरंटियो की जो असेंबली थी वो 2017 में एक रेजोल्यूशन पास करती है और कहती है 84 में तो भारत के अंदर क्या था कि सिखों के साथ जेनोसाइड हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर उन्होंने पैलेसाइड करने की बात की, जगह जगह फिर और जगह पैलेसाइड करने की बात की, और हुआ क्या कि जो बहुत सारे आपके संगठन हैं पाकिस्तान और खालिस्तान के, वो सब क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो सिख अलायंस की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें खालिस्तान टाइगर फोर्स की बात करें, साथ में पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान था कि आप देखिए जम्मू कश्मीर का जब से 370 का क्या हुआ, समाप्ति हुई, 370 को अबलिश कर दिया गया, तो पाकिस्तान को लगा कि हमारे पास तो कोई मुद्दा ही रहा, चाहे वहाँ की ISI की बात करें, चाहे वहाँ की आर्मी की बात करें, तो उन्होंने पूरे अपने एजेंटों को पूरी जान जो है खालिस्तान मूवमेंट में झोंक दी। आपको याद करें जब करतारपुर कॉरिडोर, जब करतारपुर कॉरिडोर का डिक्लेरेशन हुआ था इमरान खान के द्वारा, तो उसके पीछे जो खड़ा था बंदा इमरान खान के पीछे, वो कौन खड़ा था, वो खालिस्तानी लीडर खड़ा हुआ था। तब भी बात होती थी करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, और मुझे याद है कि पूर्व रो के जो चीफ थे R सिंह जी, उन्होंने मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था, मैंने उनसे कई डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने इस बात को बोला कि करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा से जिंदा करने की पॉलिसी। अभी आप एक प्रश्न कर रहे थे SP साहब से
कि भाई चाइना का, अमेरिका का, इनका भी क्या रोल लगता है। देखो पाकिस्तान का तो सीधा सीधा रोल है, और पाकिस्तान तो बहुत क्लियरली बोलता है, वो चाहता है कि भारत की जो इमेज है वर्ल्ड वाइड जो बन रही है वो क्या हो, डैमेज हो। वो ये दिखाना चाहता है कि भारत जो है इंटरनेशनल लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, भारत इंटरनल इश्यूज से क्या ग्रसित है। चीन की भी पॉलिसी आप देखेंगे, चीन की पॉलिसी 2005 के बाद से ही, जहां पहले जब राजीव गांधी के साथ मोडस विवेंडी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, बट 2005 के बाद से देखें तो चीन लगातार हमारे ऊपर एग्रेसिव है, चाहे वो चुमार की घटना हो, डेप्सांग की घटना हो, डोकलाम की घटना हो, गालवान क्लैश हो, प्रेजेंट में हम देख रहे हैं। अमेरिका की मैंने कहा आपको नीति बता दूं राणा जी, अमेरिका का जो सिंपल सा स्टैंड ये है कि अमेरिका चाहता है कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैं भारत की नस को दबा सकूं। एक्चुअली अमेरिका चाहता है हमेशा कि भारत के साथ, भारत जो है उसके पिछलग्गू का व्यवहार करे, लेकिन भारत का जो नजरिया है नेहरू जी के टाइम से कि हम ना तो झुकाकर ना उठाकर, हम एक सिमिलर अप्रोच में बात करेंगे। अमेरिका ये चाहता नहीं है। और अमेरिका को देखें आप, रशिया के मुद्दे पे बात करें, यूक्रेन के मुद्दे पे बात करें, भारत ने अमेरिका का पक्ष लिया नहीं। तो अमेरिका को मुझे कहीं ना कहीं मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूं कि अमेरिका भी इसमें, मैं ये तो नहीं कहता कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व है, लेकिन अगर वो चाहता कनाडा को कंट्रोल करना, कनाडा को आप देखें, कनाडा का आज भी हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन का है, और ये जो 5 आई कंट्रीज हैं उससे कहीं ना कहीं लिंक करते हैं सारे कंट्री। तो अगर अमेरिका चाहे इकोनॉमी कनाडा की हो, डिफेंस कनाडा का हो, टोटली कंट्रोल बाय द यूएस, और यूएस अगर चाहता कनाडा की हिम्मत होती तो साल कुछ बोलने की, इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इसमें कहीं ना कहीं क्या है इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं इसको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट में देख रहा हूँ, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की जो जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन आज है और जो जियो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट आज भारत की है, वो इन देशों को मजबूर करेगी कि भारत के साथ किसी भी तरह का कोई भी विवाद न करें। बिल्कुल। अब निशी, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर हम पूरी इन स्थितियों को समझना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी राजनीति समझ में आती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा, लगता है कि बैक फुट पर तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई कमजोर नस मिले, उसे दबाया जाए, और उठते हुए भारत को या उसके कीर्तिमान गढ़ते हुए भारत को दबाने की कोशिश की जाती है। आप सवाल लेना चाहती हैं एसीपी जी से? बिल्कुल, मैं वेदभूषण जी से ये सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से तमाम कयास तो लगाए जा रहे हैं कि शायद खालिस्तानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो अब इंडियन आर्मी है या फिर इंडिया की जितनी भी खुफिया एजेंसी है, वो जो भी टेररिस्ट अटैक्स को लेकर अब जो मामला तैयार करने वाली है, मुद्दा इसको उठाने वाली है इस बैठक में, जो अब आगामी अक्टूबर के महीने में ये बैठक होने वाली है। लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि जो अभी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए एक एक्शन मोड पे भारत नजर आया है, तो इसको लेकर अब किस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादियों का खात्मा हो सकता है, इससे क्या कुछ अफेक्शन भारत में होगा और इसके अलावा कनाडा में होगा? ये आग तो बहुत पहले से लगी हुई थी, आपको याद होगा, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं उसकी सुगबुगाहट दिखाई देती थी। 84 में जब इंदिरा गांधी का एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद में पंजाब के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर एक तरह से उसको दबा दिया गया खालिस्तान की मांग को, परंतु वो आग बुझी नहीं थी। वो कनाडा से, दूसरे कंट्रीज से वो धीरे धीरे सुलग रही थी। आपने देखा होगा सीए एनआरसी में किस तरह से ट्रैक्टर रैली के दौरान में लाल किले पर आकर सिख कम्युनिटी ने आकर वहां अपना झंडा लहरा दिया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौके आए, अभी आपने देखा कि अमृतपाल सिंह वहां पर थाने का घेराव करके गुरु ग्रंथ साहब को लेके वहां पर बैठ गए, और बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जो बताते हैं कि वो आग दबी नहीं थी पूरी तरह से। आपने देखा होगा वहां पर गुरुद्वारे के अंदर उग्रवादियों की फोटो लगी हुई थी, जहां पर गुरु नानक की और जो हमारे देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए थी, जो सिखों के आदर्श हैं उनकी फोटो होनी चाहिए थी, उनकी जगह स्थान ले लिया इस तरह के उग्रवादियों ने। और जो टाइम बाउंड क्रिमिनल है, छोटे छोटे क्रिमिनल है, उनका स्थान ले लिया गया। अब ये उनके खिलाफ हिंदुस्तान में इतने मुकदमे दर्ज किए हैं, आज की डेट में यदि इंडिया आ जाए तो पूरी जिंदगी मुकदमों से नहीं निकल पाएंगे। उनके खिलाफ सरकार ने यूएपीए में मुकदमे दर्ज किए हुए, तमाम तरह के जो भी बेस्ट जो धारा होती है उनके अंदर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, वो इंडिया आ नहीं पाएंगे। परंतु जो आग थी उसको भड़काने में जो जस्टिन ट्रूडो ने काम किया,
वो पूरा हिंदुस्तान उससे एकदम सुलग गया है। पूरा आपने देखा मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर, पूरा हिंदुस्तान में इस बात पर चर्चा है कि जस्टिस ट्रूडो ने क्या किया। तो उनकी पोजीशन वही है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। वो सोचकर तो ये आए थे कि शायद हिंदुस्तान की किरकिरी करके जाएंगे, पर वो यहाँ से अपने किरकिरी कर आगे गए। दो तमाम वहां पर कनाडा के अंदर हिंदू रह रहे हैं, जो वहां पर इवन पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं कि जो वहां पर इंडिया के अंदर दो कर आए हैं उसका हिसाब किताब वो कनाडा में मांग रहे हैं मुझसे। तो उनकी अपनी फजीयत हो गई है, और फजीयत कराने के लिए खुद अपने आप जिम्मेदार हैं। किसी ने उनको नहीं कहा कि आप इस तरह की फजीयत हिंदुस्तान में आके करें। पूरी दुनिया से यहाँ पर प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही है, पॉजिटिव बातें हो रही है। अब जो ISI के जो टुकड़ों पर पल रहे हैं, आप उनकी यदि तरफदारी करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों की तरफदारी करेंगे जो लॉरेंस बिश्नोई, फलाह, इस तरह के क्रिमिनल्स हैं जिनका केवल पुलिस से वास्ता हो सकता है। एक देश के प्रेसिडेंट को इस तरह की चीज के अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था, परंतु उनकी पता कैसे उनकी इंटेलिजेंस थी, क्या उनकी हिकमत अमली थी, कैसे वो इन बातों को कर गए। शायद अब उसके लिए उनको पछताना भी पड़ेगा कि उन्होंने क्या ऐसा कर दिया। और उनके जो पिताजी थे वो भी इस तरह की चीजों के फेवर में रहते थे और अपने बेटे को भी साथ लेके आए थे। जब कनिष्का बुम्बिक का इशू आया था तो उनके पिता ने बहुत उसको लाइटली लिया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने सबूत खत्म करने के अंदर जो वहां पर चीज तमाम एविडेंसेस थे उनको खत्म करने, डिस्ट्रॉय बिल्कुल वेद भूषण जी, कन्विक्शन भी नहीं हो पाई थी। तो ये सवाल तो उठने हैं और बिल्कुल हिंदुस्तान कनाडा के खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है। पूरा मीडिया, पूरा एक आम आदमी कनाडा से पूछ रहा है जिसका कनाडा से कोई संबंध नहीं है, आता जाता नहीं है, कि वहां के प्रधानमंत्री को यहाँ इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। एक आम आदमी सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल वेद भूषण जी, हाँ बिल्कुल निश्चित। लेकिन इसमें जो है ना एक और ये भी पूरा पॉइंट ये है कि अगर इसकी मांग को समझा जाए तो ये आजादी से पहले से थी। बिल्कुल। हाँ, मोतीलाल नेहरू जब आवाज उठाते हैं पूर्ण स्वाधीनता की, तब अकाली दल आवाज उठा देता है कि हमें भी अलग देश चाहिए सिखों का। उसके बाद जब विभाजन होता है तब इस तरह की मांग उठती है कि सिर्फ मुसलमानों को अलग देश क्यों दिया जाए, सिखों को भी देना चाहिए। उसके बाद 49 में इस बात की आवाज उठती है कि भाषा के आधार पर अलग किया जाए। फिर इंदिरा गांधी 66 के आसपास आके हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ 3 भागों में बांट देती हैं, तब जाके आवाज दबती है। लेकिन स्थिति वैसी की वैसी रहती है। निगम जी, सवाल आपसे है कि आखिर मांग तो लगातार उठती रही, दबाया गया, उठाया गया, लेकिन स्थितियां वैसी ही रही। और अगर कनाडा से रिश्तों को देखा जाए तो उनमें भी कभी खटास हुई, कभी मधुर हुए, कभी खटास हुई, स्थिति फिर वैसी ही है। लेकिन इसी बीच में सवाल यह उठता है कि पिछले महीने 2 बार कनाडा की NSA भारत आती हैं, इंडिया के NSA से मुलाकात करती हैं और निज्जर की हत्या पर बातचीत करती हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, इस बातचीत को? देखिए, जो हमारे पूर्व वक्ता ने अच्छी बात कही है कि कनाडा इस वक्त बहुत दबाव में है, तो वहां के जो NSA आ रहे हैं वो उस पर एक मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। जो गलती उन्होंने की है, ये छोटी मोटी गलती नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत स्पष्ट नीति है कि हम किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम नहीं छोड़ते। तो ये उसी का एक परिपालन में हम लोग कर रहे हैं। अब वो इस वक्त डरे हुए हैं। और अगर हमें जो करना चाहिए बेसिकली, मैं उस नाते मैं बोलता हूँ कि पहले तो सबसे पहले हमको ट्रेड बंद करना चाहिए जी। कोई बहुत बड़ा ट्रेड हमारा कनाडा से होता नहीं है, सिर्फ दालें आती हैं, दालें हम ऑस्ट्रेलिया से मंगा सकते हैं। दूसरा, हम डायरेक्ट एक्शन और नहीं ले सकते हैं, तो हमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं फिलहाल वो स्थगित कर देना चाहिए, अगर समाप्त भी ना करें। ठीक है। और इसके बाद में जो आप कह रहे हैं कि डिमांड होती रही है, हुआ नहीं है, अब समय है कि हम उसको मेटेरियलाइज करें जी। अब हम उन तमाम चीजों को जो हमारी नहीं हो पाई थी, अब राइट टाइम में हम उसको कर सकते हैं, और ऐसा मौका दोबारा आने वाला नहीं है। भारत इस वक्त एक बूमिंग पावर है। और जो हमारे पहले वक्ता ने कहा कि हाँ एक चांस में बैठे हुए कैसे कोई लूप होल मिले, भारत की ऐसी कोई लूप होल है ही नहीं जी, जहाँ भारत ने कोई इतनी भयानक गलतियां की हों। बिल्कुल। हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पारदर्शिता होती है। हम कानाफूसी नहीं करते, जो भी करते हैं दंगे की। बिल्कुल। शुक्रिया निगम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। निपुण जी, सवाल आपसे है मेरा अब कि कनाडा की NSA आकर मिलती है, ये तो बात है ही, लेकिन इसी के साथ में मैं ये भी समझना चाहता हूं कि G20 में जब ट्रूडो आते हैं
तब वो प्रधानमंत्री से निज्जर की हत्या पर बात करना चाहते हैं। I5 के जो सदस्य हैं वो निज्जर की हत्या पर बात करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि इसमें भारत सहयोग करे। ये पूरी जो गोलमोल बातें हैं, इनका तर्क समझना बड़ा जरूरी है और जो आसान नजर नहीं आ रहा है। बापू जी, राणा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है और मैं पहले जब आपसे बात करना चाह रहा था, इसी बात को उठाना नहीं चाह रहा था। देखिए, जो ये I5 5 जो कंट्री है, इन कंट्री का समझिए कंट्री है क्या। ये सारे कंट्री जो है एंग्लोस्फेयर कंट्री है। एंग्लोस्फेयर कंट्री का मतलब ये है कि ये सब ब्रिटेन से कहीं ना कहीं क्या करते हैं, लिंक करते हैं। आप देखें, ब्रिटेन से जो 5 कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जब भी इनमें किसी भी देश पर कुछ दिक्कत होती है, सब कंट्री मानते हैं कि हमारा जो रेस है वो एंग्लो रेस है और हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में रहा है। तो भारत की हिम्मत कैसे हो सकती है कि हमारी बातों को लेकर उठाए या हमारी बातों में किसी तरह का क्या करे, कोई इन्वॉल्वमेंट अदा करे, किस तरह की बात है। तो एक जो यूरोपियन माइंडसेट है कि हमने इंडिया को कॉलोनी बनाए रखा, तो वो उस माइंडसेट से अभी बाहर निकले नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं बार बार हमारे जयशंकर जी इस बात को बोलते भी रहे कि अभी भी यूरोप की जो एक मानसिकता रही है, मेंटलिटी रही है कि हमने इंडिया को, इन सब कंट्रियों को क्या रखा है, एक अपना कॉलोनी बनाए रखा। तो एक तो ये मानसिकता हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी कंट्री अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशन बिल्डअप करता है तो उसके मन में हमेशा एक बात ये रहती है कि मैं कैसे, किन पॉइंट्स के ऊपर इस कंट्री के साथ बार्गेनिंग कर सकता हूँ। अब देखिए, चाइना के पॉइंट को लेकर तो अमेरिका बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना तो उसके लिए भी एक चैलेंज है। पाकिस्तान की स्थिति आज ऐसी है नहीं भाई। पाकिस्तान का फॉर्मेशन करने में कहीं ना कहीं हाथ तो अमेरिका और ब्रिटेन का ही है। अगर इन देशों का सपोर्ट ना होता तो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट ना होता, और पाकिस्तान उनके लिए वैसे ही काम किया जैसा पाकिस्तान की कल्पना उन्होंने 1947 से पहले की थी। तो बात यह है कि आज किस मुद्दे पर भारत को क्या करें, ये कंट्रोल करें, भारत को कहीं ना कहीं बार्गेनिंग में बुलाएं। जितना ये मुद्दा उठेगा तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है ये आपका गिव एंड टेक पर होता है, यानी कि लेन देन की प्रक्रिया पर होता है। बात ये होगी आज से 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, कि देखो जी, तुम्हारा कनाडा का इश्यू था, खालिस्तान का इश्यू था, हमने सॉर्ट आउट करा दिया, अब इसके बदले में तुम हमें क्या दे रहे हो। क्या तुम ताइवान के मैटर में पूरा ओपनली हमारे साथ खड़े होंगे चाइना को कंट्रोल करने के लिए, या आप अपनी आर्मी को, इससे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये सब मैटर क्या होता है, कहीं ना कहीं एक तो यूरोपियन माइंडसेट और दूसरा अपना इंटरेस्ट साधने की कोशिश इन कंट्री की रही है। इसमें चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात थोड़ा अलग हो जाती है। लेकिन बात है कि वो ग्रुप 5 और वो जो एंग्लोस्फेयर जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट से बाहर निकलने की बात है। और मुझे लगता है कि ये देश उस माइंडसेट से जल्दी बाहर निकलेंगे। बिल्कुल 70 साल हुए हमको, अब 70 साल में कोई देश इनको चुनौती दे रहा है जो बिल्कुल कंट्रोल होने के लिए तैयार नहीं है। आज 4 ट्रिलियन के हम लोग हैं। जैसे जैसे हमारी तरक्की बढ़ेगी, इनको लगता है कि ये तो हमारे बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे भारत में बने रहे। देखिए, मैं एक छोटा सा लास्ट पॉइंट बोल के बात खत्म करूंगा। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ब्रिटिश जब थे भारत में हमेशा ये बोलते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, भारत एक नेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक रेस ही नहीं है, यहाँ पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पर इतनी ज्यादा विविधता है। हमने उस डाइवर्सिटी को ब्रिटिश टाइम में नेशनल मूवमेंट से बनाया और आज हम डाइवर्सिटी के मॉडल का अपना एक डंका बजवाने पूरी दुनिया में कि अगर आपको डाइवर्सिटी के साथ रहना सीखना है तो हमसे सीखो। भारत कहता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप देखिए, G20 के समय जितने बैनर थे, पोस्टर थे दिल्ली के अंदर, सब पटे पड़े थे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जिसका दावा अमेरिका बोलता था मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रिटेन बोलता था मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमने इसे छीन लिया। और रियलिटी तो बात है, छीनने की बात है, रियलिटी में तो हम ही थे। अब ये अपना पंपिंग कर एडवर्टीजमेंट कर अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते थे। तो लगातार जिस प्रकार से भारत का उत्थान हो रहा था, ये चीज किसी भी देश के लिए नॉर्मल सी बात। आप देखें, हमारे 5वें नंबर की है, कल को हम 4थे नंबर की, 3रे नंबर की होंगी, तो ये सब जो 5 कंट्रीज हैं ये तो कहीं ना कहीं गायब होंगी ना। बिल्कुल। तो उस माइंडसेट को समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि IR के अंदर जानबूझकर इस प्रकार के मुद्दे बनाए भी जाते हैं ताकि हमारे लिए बार्गेनिंग पॉइंट्स हो, बार्गेनिंग कुछ मंच हो। बिल्कुल निपुण जी, जिस तरीके से आपने बताया गिव एंड टेक पॉलिसी के बारे में, आपने बताया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बारे में बताया,
भारत और कनाडा के रिलेशंस के बारे में आपने बताया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो डिसीजन है जो G20 में लिया गया था, जिससे कि ट्रेड को बढ़ाया जाए और ऐसे कई रास्ते खुल जाएंगे ट्रेड को लेकर, ये बात की गई, लेकिन जो चाइना का BRI कॉरिडोर है उसको लेकर चाइना में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है। तो इसको लेकर कहीं ये कदम तो नहीं उठाया जा रहा, ट्रूडो को धमकाया जा रहा हो या फिर खालिस्तानी आतंकवादियों को चाइना फंडिंग करके कनाडा और इंडिया के रिलेशंस को खराब करने की कोशिश की जा रही हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक ही आपने पॉइंट उठाया, देखिए ये भी पॉइंट एक हो सकता है। देखिए, जैसे हमने आपने बात की कि जो मिडिल ईस्ट जो हमारा पॉइंट